हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जोन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो कि आपको आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे और जो आपको अब तक पूछे भी गए हैं। ये आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, क्योंकि आपका सीडीपी का सिलेबस पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों में सेम है। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को। तो देखिए, मैं आपको अगर बताऊं कि आपको किस किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो पहला होगा वाइगॉट्स्की। ठीक है, वाइगॉट्स्की से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, चाहे वो आपका ZPD हो, ठीक है, या फिर आपका स्कैफ फोल्डिंग हो, या फिर आपका प्राइवेट स्पीच हो। ठीक है, आपको पता है ये चीज़ कि वाइगॉट्स्की ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था सोशियो कल्चर थ्योरी। ठीक है, आपको ये चीज़ पता है, वाइगॉट्स्की की थ्योरी है सोशियो कल्चरल थ्योरी। ठीक है, उसी में अगर हम बात करें कि ZPD क्या है, तो ZPD क्या है, आपका ZPD का फुल फॉर्म होगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसमें बच्चे का संभावित विकास होता है, यानी कि आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आप ये कर सकते हैं, तो ये आपका एक संभावित विकास है। तो ये क्या हो गया, ZPD हो गया। अब अगर हम बात करेंगे स्कैफ फोल्डिंग के बारे में कि स्कैफ फोल्डिंग क्या होगा, तो इसमें आपको बच्चे को टेम्प्ररी हेल्प दिया जाता है, यानी कि आप जो पढ़ रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, उसमें अगर आपको किसी ने भी हेल्प किया है तो वो स्कैफ फोल्डिंग हो जाएगा कि आप सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएं। तो इसके लिए आपको जो भी हेल्प दिया गया, जो भी वीडियोस के माध्यम से या फिर जिस भी टीचर्स के माध्यम से, वो आपका क्या हो जाएगा, स्कैफ फोल्डिंग हो जाएगा। अगर अब हम वही बात करें कि प्राइवेट स्पीच, तो प्राइवेट स्पीच की एज अगर हम देखें तो ये होती है 3 इयर्स। ठीक है, ये होती है 3 इयर्स। तो यानी कि इसमें क्या होता है, बच्चा खुद से बातें करता है, बच्चा खुद से बातें करेगा कि अच्छा ये ट्रेन ऐसे है, ये ट्रेन ऐसे चलेगी, ट्रेन अब चुक 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 करके चलेगी, ये गाड़ी यहाँ जाएगी, ये गाड़ी वहाँ। तो जो बच्चा इस तरीके की बातें करता है, तो इसे हम प्राइवेट स्पीच कहते हैं। तो क्वेश्चन आपको इससे भी पूछा जा रहा है। और वहीं अगर हम बात करें कि जिसको वाइगॉट्स्की ने प्राइवेट स्पीच कहा था, तो पियाजे ने उसी चीज़ को क्या कहा, तो पियाजे ने उसी चीज़ को कहा है ईगोसेंट्रिक। पियाजे ने क्या कहा है, ईगोसेंट्रिक। उनके अकॉर्डिंग बच्चा अपने आप को सेंटर ऑफ द वर्ल्ड समझता है, बच्चा अपने आप को सेंटर ऑफ द वर्ल्ड समझता है। उसके अकॉर्डिंग कि जो वो बोल रहा है वो ही सही है, बच्चा ही हर एक चीज़ में सही है। पियाजे के अकॉर्डिंग ये बच्चा का ईगोसेंट्रिक पीरियड होता है। और ये कब होता है, अगर हम बात करें ईगोसेंट्रिक पीरियड, जो ईगोसेंट्रिक जो होता है बच्चा, तो वो अपने किस स्टेज पर होता है, तो ये होता है बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज पर। कब होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज पर। इसकी अगर एज बात की जाए कि ये किस एज में होता है, तो इसका एज होता है 2 to 7 ईयर्स। ठीक है, यानी कि बच्चा अपने 2 से 7 साल की उम्र में ईगोसेंट्रिक होता है, यानी कि वो खुद से बातें करता है। इसी चीज़ को वाइगॉट्स्की ने क्या कहा है, प्राइवेट स्पीच का है। ठीक है, इसी चीज़ को वाइगॉट्स्की ने क्या कहा है, प्राइवेट स्पीच का है। तो अगर अब हम पियाजे की थ्योरी पर आ ही गए हैं, तो अब हम यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं कि किस किस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं, वो किस तरीके के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया S फॉर सेंसोरी मोटर स्टेज, P फॉर प्री ऑपरेशनल स्टेज, C फॉर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये स्टेजेस से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पियाजे के। तो आप ये पोर्शन भी देख लीजिएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं। इसके आप एजेस देख लेंगे कि हर एक जो आपका स्टेजेस है उसका एज क्या होगा। जैसे कि सेंसरी मोटर स्टेज होगा 0 to 2 ईयर्स होगा, मैंने आपको प्री ऑपरेशनल का बता दिया है 2 to 7 होगा। और अगर हम वही बात करें कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की, तो इसका होगा 7 to 11 होगा। और अगर हम फॉर्मल ऑपरेशनल की बात करें, तो इसका स्टेजेस होगा 11 एंड अबव। ठीक है, 11 एंड अबव, यानी 11 साल से ज़्यादा। तो ये आपके स्टेजेस हो गए। और इसी में आपको क्या क्या पूछेगा, जैसे आपको क्वेश्चन इस तरीके से देगा कि बच्चा कब नकल करता है। जब छोटा बच्चा नकल करता है, तो उस अवस्था को पियाजे के अकॉर्डिंग किस स्टेज में बांटा गया है। तो आपको पता होना चाहिए, बच्चा जो नकल करता है वो सेंसरी मोटर पीरियड के स्टेज में करता है। ठीक है, तो यानी कि जब बच्चा 0 से 2 साल के अवस्था में रहेगा, तो बच्चा क्या करता है, नकल करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया पियाजे से रिलेटेड। आप लोग ये सब कुछ देख लीजिएगा, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, यहाँ पर आपको और भी जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो आपको NCF 2005 से रिलेटेड
और NCF 2022, ठीक है। NCF 2005 और NCF 2022 पे भी क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। वहीं पे आपका क्वेश्चन इस पोर्शन से भी आ रहा है NEP 2020, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से भी क्वेश्चन आ रहा है। और फिर देखिए NEP की अगर हम बात करें तो इससे आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि NEP क्या करता है, 360 डिग्री असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट को प्रमोट करता है, यानी कि बच्चे का 360 डिग्री असेसमेंट होना चाहिए NEP 2020 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और अगर हम वही बात करें कि एजुकेशन कैसा होना चाहिए, वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। तो ये क्या बात करता है, ये NCF आपका बात करता है कि एजुकेशन जो होना चाहिए वो बच्चे को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। और इसमें मदर टंग का भी भरपूर मात्रा में यूज़ किया जाना चाहिए, मातृभाषा का भरपूर तरीके से यूज़ किया जाना चाहिए। और बच्चे को हम जो भी पढ़ाएंगे वो उसके वास्तविक जीवन से जोड़ करके पढ़ाएंगे, ठीक है। ये सब कुछ आपका NCF 2005 कहता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, और NCF में आपका ये भी कहता है कि हम बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक जाकर बच्चे को सिखाएंगे, ठीक है। इसमें हम ये नहीं कि सिर्फ किताबी चीज़ों को नहीं पढ़ाएंगे कि बच्चे को नहीं हम किताबी चीज़ को। NCF आपका और एक चीज़ क्या कहता है कि रोट मेथड को बच्चों से बहुत दूर रखना चाहिए, यानी कि रटन प्रणाली को बच्चे से जितना हो सके दूर रखेंगे। अगर आपको कहीं पे भी क्वेश्चन इस तरीके से दे रहा है कि बच्चे का हम विकास किस तरीके से करेंगे, और उसमें आपको कहीं पे भी अगर ये दे रहा है कि रोट मेमोराइजिंग करके हम बच्चे का विकास कर सकते हैं, तो आप उस ऑप्शन को सीधे सीधे गलत करार दे दीजिएगा। क्योंकि अगर आपको इस तरीके से यानी कि रोट मेमोराइजिंग का कहीं पे भी आपको क्वेश्चन में आपको ऑप्शन देता है, तो वो क्वेश्चन सीधे सीधे गलत हो जाएगा, यानी कि वो बच्चे के हित में नहीं होकर के वो बच्चे के गलत फेवर में जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे दूसरे टॉपिक के बारे में। तो अब मैं आपको यहाँ पर और बता देती हूँ कि और किस पोर्शन से आपको क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपके जो और क्वेश्चन आ रहे हैं वो है आपका लर्निंग डिज़ेबिलिटी, ठीक है। लर्निंग डिज़ेबिलिटी पे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि पहले क्या हुआ करता था, पहले PWD एक्ट हुआ करता था, PWD एक्ट 1995। इसको रिप्लेस्ड कर दिया गया है RPWD एक्ट, RPWD एक्ट 2016 से, ठीक है। ये आपको पता है। और इसमें क्या किया गया है, पहले जो PWD एक्ट में कितने डिज़ेबिलिटीज़ हुआ करते थे, इसमें पहले 7 डिज़ेबिलिटीज़ हुआ करते थे, लेकिन RPWD में कितने डिज़ेबिलिटीज़ हुए हैं, इसमें 21 है, यानी कि 14 प्लस कर दिया गया है, ठीक है। नए वाले RPWD में क्या किया गया है, इसमें 14 डिज़ेबिलिटीज़ को ऐड किया गया है, ठीक है। ये आपको एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन हुआ, लेकिन आपको क्वेश्चन ये इससे नहीं पूछेगा। आपको जो क्वेश्चन पूछेगा, तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पर ये बता देती हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो है आपका जैसे कि डिसलेक्सिया। इसमें आपको क्या होगा कि बच्चे को आपको क्वेश्चन इस तरीके से देगा कि बच्चे को पठन सामग्री दिक्कत आ रही है, यानी कि कोई बच्चा अपने क्लास में पढ़ने में सक्षम नहीं है, तो उसे किस तरीके का डिसेबिलिटी है, तो आप क्या कहेंगे, डिसलेक्सिया। यानी कि डिसलेक्सिया में बच्चे को पठन से रिलेटेड दिक्कत आएगा तो डिसलेक्सिया हो जाएगा। वहीं अगर अब हम बात करेंगे कि किसी बच्चे को अगर मैथ्स में या फिर कैलकुलेशन में अगर दिक्कत आता है, यानी कि अगर किसी बच्चे को कैलकुलेशन में दिक्कत आता है तो उसे क्या प्रॉब्लम होगा, तो आप कहेंगे उसे डिसकैलकुलिया है, ठीक है। उसे क्या है, डिसकैलकुलिया। यानी कि अगर किसी बच्चे को अगर पढ़ने में दिक्कत आ रहा है तो वो डिसलेक्सिया, अगर किसी बच्चे को कैलकुलेशन में दिक्कत आ रहा है तो डिसकैलकुलिया, अगर किसी बच्चे को लिखने में दिक्कत आ रहा है तो उसे क्या हो जाएगा, डिसग्राफिया। क्या हो जाएगा, डिसग्राफिया। इसमें क्या होगा, बच्चा लिखने में दिक्कत होगा, बच्चे को लिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, ठीक है। और अगर अब हम वहीं बात करें, एक क्वेश्चन आपको और बहुत पूछ रहा है आपको, वो है आपका ऑटिज्म से रिलेटेड। वो क्या है आपका, ऑटिज्म से रिलेटेड। आपको क्वेश्चन इस तरीके से देगा कि एक बच्चा है जो कि अपने समाज में जल्दी किसी से बात नहीं करता है, कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, इन्वॉल्व नहीं हो पाता है, तो बच्चे को किस तरीके का डिसेबिलिटी है, तो आप क्या कहेंगे, ऑटिज्म है, ठीक है। आप क्या कहेंगे, ऑटिज्म। इसमें क्या होता है कि बच्चा समाज में सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, बच्चा बहुत शाय होता है, ठीक है। बच्चा सही तरीके से समाज के साथ इन्वॉल्व नहीं कर पाता है, यानी कि बच्चा अगर अपनी फैमिली के साथ है तो वो अच्छे तरीके से बात कर रहा है, लेकिन वही अगर वो 4 लोगों के बीच में आ जाएगा
तो वो अच्छे तरीके से बात नहीं कर पाएगा, वो सही से इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑटिज्म हो गया। इसी तरीके से आप सारा डिसेबिलिटी देख लीजिएगा, टोटल तो नहीं देखिएगा बट लेकिन हाँ आप डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, ऑटिज्म, फिर आप डिस्प्रेक्सिया भी देख लीजिएगा। डिस्प्रेक्सिया वो होता है जब बच्चे को मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। एक आता है आपका ADHD, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, बच्चा कंटिन्यू बैठ नहीं सकता, यानी कि बच्चा सही तरीके से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, बच्चा सही तरीके से अटेंशन नहीं दे पाता है। तो ये कौन सा डिजीज़ आ जाएगा आपका? ADHD, यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो आप ये कुछ डिसेबिलिटीज़ हैं, आप ये भी देख लीजिएगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं। तो अगर अब हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि और किस पोर्शन से आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो इस प्रकार होंगे। कोलबर्ग की थ्योरी, ठीक है, कोलबर्ग से भी क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं और ऑब्वियस सी बात है, देखिए आपका वाइगॉत्स्की हो गया, पियाजे हो गया, कोलबर्ग हो गया, ये सब से क्वेश्चन आपको रहेंगे ही रहेंगे क्योंकि ये सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं आपको और ये ज़्यादा स्कोर करने में भी आपको हेल्प करेंगे। तो देखिए कोलबर्ग का जो स्टेजेस होता है, 6 स्टेजेस है, आपको पता है कि कोलबर्ग के 6 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। और अगर लेवल की बात करें तो देखिए कोलबर्ग के 6 स्टेजेस होते हैं और लेवल कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। तो आप ये 6 स्टेजेस देख लीजिएगा और तीनों लेवल देख लीजिएगा, ठीक है। हालांकि देखिए आपका जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है वो आपका कन्वेंशनल और प्री कन्वेंशनल से रहता है, ठीक है। यानी कि अगर लेवल की मैं बात करूँ तो आपको प्री कन्वेंशनल और कन्वेंशनल से ज़्यादा रहता है, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि आप इसके वजह से आप पोस्ट कन्वेंशनल मत करना, आप वो भी कर लेना। और आपको क्वेश्चन यहाँ से भी बहुत पूछे जा रहे हैं, जेंडर स्टेरियोटाइप, ठीक है। तो देखिए स्टेरियोटाइप को हम हिंदी में कहेंगे रूढ़िवादिता, ठीक है। क्या कहेंगे? रूढ़िवादिता। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जेंडर स्टेरियोटाइप यानी कि आप अगर सिर्फ जेंडर ले लें, ठीक है, जेंडर, कोलबर्ग, वाइगॉत्स्की, पियाजे, लर्निंग डिसेबिलिटी, NCF, NEP, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। इससे आपके क्वेश्चंस कहीं नहीं जाएंगे। इनफैक्ट अगर आपने इसका तैयारी कर लिया ना तो आप 30 में से 29 स्कोर भी कर सकते हैं। इनफैक्ट 30 में से आप 30 स्कोर भी कर सकते हैं। बस क्योंकि देखिए आपका क्या होता है ना, CDP का आपका सिलेबस पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, सेम है। तो आप अच्छे से पढ़ ले, अच्छे से तैयारी कर ले, मैंने जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं आप उसे भी देख लें। तो देखिए स्टेरियोटाइप की अगर हम बात करें तो इसमें आपको क्वेश्चन इस तरीके से देगा कि एक क्लास में एक लड़का रो रहा है और टीचर उसे कह रही है कि तुम लड़के हो, तुम रो क्यों रहे हो, रोना तो लड़कियों का काम है, लड़के तो बहादुर होते, लड़के तो खेलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का अगर आपको क्वेश्चन दे रहा है तो आप समझ जाइए कि वो स्टेरियोटाइप है। स्टेरियोटाइप में सीधे ये बताता है कि लड़कियों का काम किचन संभालना, लड़कियों का काम खिलौनों से खेलना, लड़कियों का काम गुड़िया से खेलना। तो ये सारा काम जो अगर आपको बताता है तो ये स्टेरियोटाइप को दिखाता है, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि हमें कभी भी स्टेरियोटाइप को प्रमोट नहीं करना चाहिए, ठीक है, हमें कभी भी स्टेरियोटाइप को प्रमोट नहीं करना चाहिए। तो ये हो गए आपके क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिससे आपको क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। तो ये सारा आप देख लीजिएगा और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चंस कुछ भी हो, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि आपका ऑप्शन जो होगा वो हमेशा बच्चे के फेवर में जाएगा, ठीक है। वो हमेशा बच्चे के फेवर में जाना चाहिए, बच्चे के फेवर में जाना चाहिए। क्वेश्चन हमेशा बच्चे के फेवर में जाएगा क्योंकि अभी का जो एजुकेशन है ना वो क्या है, वो चाइल्ड सेंटर्ड है, वो क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड है। तो इसलिए जितने भी आपके ऑप्शन होंगे वो बच्चे के फेवर में जाने चाहिए। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, जो आपके एग्ज़ाम पर्पस से इम्पॉर्टेंट है और जो अब तक के एग्ज़ाम्स में भी पूछे जा रहे हैं। तो आप इसे एक बार देख लीजिएगा और अच्छे से रिवीजन कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए अपने एग्ज़ाम्स की। और ऑल द बेस्ट आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपको आगे सीटेट से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन भी देती रहूँगी और फिर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊँगी जो आपके एग्ज़ाम पर्पस से आपके लिए प्रॉफिटेबल होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।